दोस्तों नमस्कार। 2 दिन पहले WHO ने कोविड को अपनी इमरजेंसी लिस्ट से हटा दिया। WHO का ये कहना है कि अब 5% से कम जो पेशेंट्स हैं उनकी मौत हो रही है, इसलिए अब ये बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं है, इसको हमें दूसरी बीमारियों की तरह ट्रीट करना चाहिए। दोस्तों, स्टैटिस्टिकली ये नंबर ठीक लगता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब लाखों करोड़ों लोग बीमार हों और 5% के लिए सारे देश को इमरजेंसी सिचुएशन में रखा जाए, ये उचित नहीं है। लेकिन अगर किसी परिवार में एक सदस्य भी बीमार है तो उसके लिए वो इमरजेंसी होती है। तो इसलिए हमें सरकारी आंकड़ों के और सरकारी निष्कर्षों के कारण अपने आप को केयरलेस नहीं करना है। आज स्थिति कोविड की क्या है, उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी होगी कि जहां पे सबसे ज्यादा कोविड के कारण डेथ हुई, लोगों की मौत हुई, वो सारे ज्यादा से ज्यादा विकसित देश थे। तो ऐसा क्या कारण था कि भारत जितने बड़े विशाल देश में, जहां पे हम कहते हैं गरीबी है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, वहां लोग बच गए, लेकिन जिसको हम मॉडर्न वर्ल्ड बोलते हैं, वहां पे लोगों की हालत भारत जैसे देशों से बहुत ज्यादा खराब थी। इसकी भी हम चर्चा करेंगे और उसमें से जो हमें सीख मिलती है उस पे ध्यान देंगे। तो 3 मुद्दों पे चर्चा होगी। आज स्थिति क्या है, क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए। दोस्तों, अभी तक करीब 76.5 करोड़ दुनिया भर में कोविड के केसेस रिकॉर्ड किए गए। इसमें चाइना की संख्या डाउटफुल रहती है, इसलिए करीब 76.5 करोड़ का एक आंकड़ा WHO ने दिया है। इसमें करीब 70 लाख के आसपास दुनिया में मौत हुई है बिकॉज ऑफ कोविड। जहां तक बात है डोज की, कंट्रोल करने के लिए हर देश ने वैक्सीन बनाए। अभी तक करीब 13.34 बिलियन डोसेज पूरी दुनिया में दी गई हैं, जिसमें फुल्ली वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो करीब 5.11 बिलियन। तो आप ये समझिए कि 2/3 आबादी फुल्ली वैक्सीनेट करीब हो गई है और करीब 5.55 बिलियन लोगों को 1 डोज दिया गया है। तो ये स्थिति हमारे सामने। उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है और जिस पे आपको और हमको चिंता करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी सीख मिलेगी, वो है कि रीजन वाइज सबसे ज्यादा कोविड का प्रकोप या प्रभाव कहां पड़ा और क्यों पड़ा, यह समझना जरूरी है। दोस्तों, अगर मैं रीजन वाइज कोविड केसेस की बात करूं तो यूरोप में सबसे ज्यादा करीब 27.6 करोड़ केसेस कोविड के रिकॉर्ड किए गए और जिसमें से 29.5 लोगों की मौत हो गई। करीब 30 लाख लोगों की मौत हुई कोविड के कारण यूरोप में। वेस्टर्न पैसिफिक में करीब 20.3 करोड़ केसेस नोट किए गए और करीब 22.3 लाख मौतें हुई। अमेरिका में करीब 19.24 करोड़, अमेरिकाज में 19.24 करोड़ केस मिले, जिसमें से 8 लाख के करीब मौतें हुई। साउथ ईस्ट एशिया, वहां करीब 6.12 करोड़ केसेस आए, सिर्फ 4.1 लाख मौतें हुई। मेडिटेरेनियन में करीब 2.34 करोड़ केसेस आए और करीब 3.5 लाख मौतें हुई। अफ्रीका में 1 करोड़ से कम केसेस नोट किए गए और 2 लाख से कम मौतें ऑब्जर्व की गई। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसको हम अक्सर मीडिया में चर्चा नहीं करते हैं, हम साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस में चर्चा नहीं करते हैं। हम अक्सर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोविड जैसी महामारी होती है तो वहां पे वो सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाते हैं। और अफ्रीका जैसे देशों में स्थिति काफी कंट्रोल में रहती है। इसका क्या कारण है, इसको समझना होगा। जहां तक बात है डेथ रेट की, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोग कहां थे। अमेरिका के अंदर अगर मैं कहूं 10 लाख अगर केसेस थे तो उसमें से 3,472 लोगों की मौत हुई। यूके में
अगर मैं बात करूं तो वहां पे 10 लाख में से 3,261 लोगों की मौत हुई। वर्ल्ड एवरेज जो था वो करीब 881 मौतों का था 10 लाख लोगों में। और आप देखिए कि यूरोप अमेरिका की जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा थे, और इंडिया में जो एवरेज थी 10 लाख लोगों में वो थी मात्र 378। ये वो देश है जहां पे डेथ रेट कम हुई है या मौतें कम हुई हैं जो अंडर डेवलप थे या विकासशील देश थे। जितने विकसित देश थे पूरा यूरोप और अमेरिका, वहां पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। दोस्तों, अब कारण क्या है और क्या हमको उससे सीखना चाहिए, अब इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, जहां तक बात है हेल्थ की, हेल्थ के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है जेनेटिक्स, दूसरा होता है न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है एनवायरनमेंट, जिसके अंदर पॉल्यूशन में आप लेते हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जेनेटिकली अफ्रीकन और एशियंस जो हैं उनमें ज्यादा रेजिस्टेंस है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है तो वो आपके यहाँ नल का पानी नहीं पीता, वो हर जगह खाना नहीं खाता। आपको बहुत केयरफुली उस इंसान को बॉटल्ड वाटर या ट्रीटेड वाटर या बॉइल्ड वाटर देते हैं, और बहुत ही साफ सुथरी 5 स्टार जैसी कल्चर में उनको खाने के लिए आप लोग ले जाते हैं। आप उनको गोलगप्पे, कचौड़ी, समोसे नहीं खिलाते हैं। कारण यह है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है। तो एक चीज तो हो गई जेनेटिक्स, दूसरा है डाइट। अगर आपका इम्यूनिटी वीक है तो डाइट के कारण भी तो आप अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जंक फूड खाएंगे, आप दिन भर चीनी का घोल पिएंगे कार्बन डाइऑक्साइड मिला मिला के, तो आपकी बॉडी का क्या हाल होगा। मेडिकल साइंस ये बोलती है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा चीनी का सेवन करते हैं, जरूरत से ज्यादा फ्राई चीजें खाते हैं, जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं, जो ये तीनों चीजें जंक फूड में बहुतायत में होती हैं, तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो दूसरा कारण था इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर। और तीसरा है रख रखाव, पर्सनल हाइजीन। आपको पता है हम फूड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किस बात की ट्रेनिंग देते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में वहां के वर्कर्स को? उनको ये बार बार ट्रेनिंग दी जाती है, हाथ क्यों धोने चाहिए। आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। वेस्टर्न वर्ल्ड में फूड पॉइजनिंग के सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं वो आते हैं क्योंकि वहां के वर्कर्स हाथ नहीं धोते हैं, वहां हाथ धोने का कल्चर नहीं है, इसलिए उनको बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है। ये बात हमें समझनी होगी। अब बात आती है कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि सेहत का सवाल है। घर में बुजुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे। अगर कोई भी बीमार होगा तो चिंता की बात है। तो अगर घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या हमारी अपनी सेहत है, कुछ चीजें जो हमने कोविड के समय में चाहे मजबूरी में ही सही अपनाई, हो सके तो उनको जारी रखें। पहला, जहां तक हो सके लोगों को नमस्ते से ग्रीट करें, शेक हैंड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस बात को आपको मानना होगा कि आप और हम, ह्यूमन जो सिस्टम है, ये सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है। हम लोग बीमारी के वाहक हैं। इसीलिए अगर आप किसी मुर्गी के किसान के पास जाएंगे और उसको कहेंगे आप हमें मुर्गी फार्म दिखा दो, वो आपको नहीं अंदर जाने देगा, वो कहेगा आप बाहर से देखिए। क्योंकि आप और हम बहुत सारी बीमारियां अपने साथ लेके चलते हैं, जिससे जो सेंसिटिव एनिमल्स है जैसे मुर्गियां, वो बीमार हो सकती हैं, उनकी मौत हो सकती है, किसान का नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप अगर नहाते भी हैं या कुछ भी करते हैं, फिर भी हमारे अंदर, हमारे हाथों में, हमारे मुंह पे, हमारी नाक पे बहुत तरह के कीटाणु या विषाणु हो सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी जगह से निकलते हैं। आपको नहीं पता कि आपने किससे हाथ मिलाया, कहाँ गए, किस रेस्टोरेंट में गए, क्या खाया, क्या नहीं खाया, हर समय आप ट्रैक नहीं रखते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स आर सोर्स ऑफ डिजीज कैरियर। हम बीमारी के वाहक हैं, इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है? पहली बात, जब आप किसी से मिलें तो जिस तरह से अभी तक कोविड में पूरी दुनिया ने नमस्ते करना सीख लिया था, जो भारत का संस्कार है, वो बीमारी से बचाता है। तो शेक हैंड ना करें, अपने संस्कार को अपनाएं, नमस्ते करें, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जो हम खाना खाते हैं, जंक फूड टेस्ट के लिए कभी कभार चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल फूड है,
जिसमें हम मोटा अनाज, जिसमें हम मसाले मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मसालों में होता है एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं पे मेडिसिनल प्रॉपर्टी देता है, कहीं पे ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। आफ्टर ऑल जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को बीमारियों से कैसे बचाते हैं? तो सुबह शाम बाहर खड़े रहते हैं। तो जो प्लांट्स के अंदर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो उनके लिए डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो जब हम उन मसालों को खाते हैं तो वही गुण हमारे खाने के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं, लेकिन टेस्ट के हिसाब से खाएं, जरूरत से ज्यादा ना खाएं। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो किचन के सिस्टम्स हैं, उसको हम ना छोड़ें। उन मसालों में बहुत सारी पॉजिटिविटी है जिसको आपको समझना होगा। फोकस करें इम्यूनिटी बूस्टर फूड पे। इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आपको चाहिए प्रोटीन। ज्यादातर जो जंक फूड होते हैं वो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या उसमें तेल भरा होता है, ऑयल भरा होता है, या सॉल्ट भरा होता है। क्योंकि प्रोटीन महंगा है इसलिए कोई भी कंपनी जंक फूड में ज्यादा प्रोटीन नहीं डालती, क्योंकि उन्होंने जो जंक फूड बनाया वो प्रॉफिट के लिए कमाया है, आपके सेहत के लिए नहीं बनाया है। इस बात को ध्यान रखिए। कंपनियां जो काम करती हैं वो अपने मुनाफे के लिए करती हैं, आप उनके मुनाफे का माध्यम हो। तो आपको जरूरत से ज्यादा आपके ऊपर खर्चा करना उनकी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हमेशा जंक फूड में सबसे सस्ते आइटम का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो आलू हो, चाहे वो मैदा हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो मक्का हो। आप देख लीजिएगा अपने आप आसपास जितने जंक फूड। इसीलिए आप प्रोटीन रिच डाइट लें, और कोई जरूरी नहीं है कि प्रोटीन महंगा हो। प्रोटीन किसी भी सोर्स से आ सकता है, सस्ते में भी मिलता है, क्योंकि भगवान ने कॉस्ट देख के प्रोटीन नहीं डाला। जब नेचर ने क्रॉप पैदा की थी उसके अंदर प्रोटीन देख के उसके रेट नहीं बनाने को कहा था। नेचर ने प्रोटीन दिया, आपने उसको कैसे किस रेट पे खरीदना है वो आपकी समस्या है, भगवान की या नेचर की नहीं। तो प्रोटीन रिच डाइट लें। जहां तक बात है क्राउडेड प्लेसेस को आज भी अवॉइड करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस में क्या बीमारी है। और इसीलिए जब आप क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आप अपने आसपास होने वाली बीमारियों से बच जाते हैं। तो कोशिश करिए जहां तक हो सके भीड़ भाड़ में ना जाएं। मैं नहीं कहता कि 24 घंटे आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि क्राउड ज्यादा है, चाहे वो बसेज हैं, मेट्रोज हैं, अगर एक मेट्रो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, 2 मिनट बाद दूसरी भी आ जाएगी, आप वो भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपना प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन कैसे करते हैं। तीसरी चीज, जहां तक हो सके पर्सनल जो क्लॉथ्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं जो आपस में शर्ट्स बदल लेते हैं, पर्सनल कपड़े बदल लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, ये ना करें। जैसा मैंने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स आर सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, हम लोग बीमारी के वाहक हैं। जितना हम इस तरह के एक्सचेंजेस करेंगे हम उतनी बीमारी फैलाएंगे। तो पर्सनल चीजों का एक्सचेंज ना करें। बहुत सी जगह मैंने देखा लोग एक दूसरे का इवन टूथब्रश तक यूज कर लेते हैं, ना करें। उसके शरीर में या उसके मुंह में जो कीटाणु हैं वो सिंपल पानी के धोने से नहीं हटेंगे। बहुत सारे बैक्टीरिया में एक टेंडेंसी होती है जो सरफेस पे चिपक जाते हैं, उसके मुंह से निकला हुआ कीटाणु आपके शरीर में जाएगा, उसके शरीर में रेजिस्टेंस है, आपके शरीर में नहीं हो सकता है, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो अक्सर हम लोगों ने ये समाज में कहते हुए सुना होगा कि साहब हमें तो नहीं हुई बीमारी, उसको कैसे होगी? क्योंकि आपका और उनका रेजिस्टेंस सिस्टम अलग है, जेनेटिक प्रोफाइल भी अलग हो सकता है। तो ये कोई थंब रूल नहीं है कि मुझे नहीं हुआ तो उसको भी नहीं होगा। ये इग्नोरेंस या अनसाइंटिफिक लॉजिक है। तो ऐसे लॉजिक का कोई औचित्य नहीं। जहां तक बात है, जैसा मैंने कहा कि हमारे हाथ हर जगह सबसे ज्यादा लगते हैं, तो अपने हाथों को बार बार धोते रहें। सैनिटाइजर की अब जरूरत नहीं है, आप आराम से साबुन से धोएं। इनफैक्ट पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि साबुन सैनिटाइजर से ज्यादा इफेक्टिव है। सैनिटाइजर आप तभी यूज करें जब पानी का ऑप्शन नहीं है, इमरजेंसी है, अदरवाइज साबुन और पानी बेहतर ऑप्शन है। तो दोस्तों, कोविड की बीमारी को इमरजेंसी की लिस्ट से हटा दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी हमारी है, उसको बचाना हम सबको है। हमें अपने परिवार, अपने दोस्तों, साथियों, कलीग्स को भी बीमार नहीं करना है, इसलिए प्रिकॉशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो जो आप अपनी जिंदगी में अपने परिवार की सेहत के लिए, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जरूर लें।
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, शेयर करिएगा ताकि हम सबका भला कर सकें। आपने वक्त निकाला उसके लिए धन्यवाद। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पॉलिटिक्स के अलावा दुनिया बहुत बड़ी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल वंदे मातरम, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।